जब किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक ऑप्शंस होते हैं तो वो डिसीजन लेने के मामले में कंफ्यूज हो जाता है। उनको ये समझ में नहीं आ जाता है कि कौन सा ऑप्शंस को चूज करें और कौन सा ऑप्शन को चूज ना करें। और ये बातें खासकर उस समय काफ़ी अधिक हो जाती हैं जब मामला इन्वेस्टमेंट का हो और उससे रिलेटेड रिटर्न का हो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही एक आदमी की, एक व्यक्ति की, जिनका एक एडिशनल हाउस है। उनको उस एडिशनल हाउस से रेंटल इनकम आता है, लेकिन रेंटल इनकम मिलने के मामले लेने के मामले में उनको कई दिक्कतें आती हैं। जैसे कभी किराएदार 2-3 महीने के बाद किराया देता है, हर महीने किराएदार से पैसे मांगने होते हैं, म्यूनिसिपल टैक्स पे करना होता है, मकान का मेंटेनेंस करना होता है, प्लस कभी कभी साल में 1-2 महीने मकान खाली रहता है, कोई किराया नहीं मिलता है। तो आज हम बात करेंगे कि क्या इस परिस्थिति में उस व्यक्ति को ये सलाह दी जा सकती है कि वो प्रॉपर्टी, जो हाउस प्रॉपर्टी है, उसको बेच के उसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करें, सो दैट कि कम से कम जितना रेंटल इनकम उनका आया करता था उतना रिटर्न उससे मिले। हम आज टेस्ट करेंगे, जांच एनालिसिस करेंगे इसी बात की कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता है, और यदि हो सकता है तो दोनों ही मामलों में कौन सा बेटर एवेन्यूज है। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए, इसको लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि आप चाहते हैं कि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे और आपने अभी तक हमारा चैनल एस्ट्रॉन टैक्स में सब्सक्राइब नहीं किया है, इसको सब्सक्राइब करें। एस्ट्रॉन टैक्स में चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम डीएम झा है। इसका विश्लेषण हम एक उदाहरण से करने की कोशिश करेंगे। मान लें कि एक हाउस है जिसकी कीमत मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है और उससे रेंटल इनकम 6,000 रुपये पर मंथ मिलता है। हमने 6,000 पर मंथ का एग्जाम्पल इसलिए लिया कि कहते हैं कि हाउस को रेंट या बाय डिसीजन में यदि रेंटल इनकम, यदि रेंटल यील्ड 5-6% के आसपास होता है तो इट इज़ बेटर टू बाय द हाउस। यदि इससे कम आता है तो इट इज़ बेटर टू गो एंड रेंट। इसके बारे में हमने एक वीडियो बना रखी है, फाइनेंशियल टिप्स फॉर न्यू जनरेशन। आप यदि चाहें तो प्लेलिस्ट में जाके इसको देख सकते हैं। बात कर रहा था 10 लाख की हाउस प्रॉपर्टी, 6 लाख की रेंटल इनकम। अब हमको निर्णय लेना है कि क्या इस हाउस को बेचकर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए या रेंटल इनकम जो मिल रहा है, रेंटल इनकम ही लेते चला जाए। इसके लिए देखते हैं हम कि हमने ये पहले यह निर्णय लिया कि उसको बेच के हमने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। और म्यूचुअल फंड में कौन से सेगमेंट में? हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में। हमने हाइब्रिड एग्रेसिव फंड इसलिए सेलेक्ट किया है कि इस फंड में मॉडरेट रिस्क है, ना अधिक रिस्क है ना कम रिटर्न है। इसके लिए हमने किया है, यदि इक्विटी फंड लेंगे तो उसमें रिस्क अधिक है तो रिटर्न भी अधिक है। यदि प्योर डेट फंड लेंगे तो उसमें रिस्क कम है लेकिन रिटर्न काफ़ी कम है। और हाइब्रिड एग्रेसिव फंड में हमने एक फंड सेलेक्ट किया, ICICI प्रू इक्विटी एंड डेट की। अब हमने क्या किया, इस इक्विटी प्रू इक्विटी एंड डेट में इक्विटी का पोर्शन 71.71% है और डेट का पोर्शन 22.24% है। अब बाकी कैश एंड अदर इंस्ट्रूमेंट्स हैं 6.05% के आसपास। अब हमने क्या किया, हमने इस म्यूचुअल फंड में ये 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया और उसमें एक सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान SWP जिसको कहते हैं उसमें लगा दिया रुपए 6,000 पर मंथ का। ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान का सिंपल मतलब कि इस फंड से 6,000 रुपये आपको हर महीने आपके खाते में आएंगे। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए भी हमने एक वीडियो बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाके यदि आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। ये 6,000 पर मंथ विड्रॉल प्लान इसे लगाया कि बिकॉज हमको यदि मकान नहीं बेचना था तो रेंटल इनकम में 6,000 पर मंथ मिल रहे, तो यहाँ में सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा दिया 6,000 पर मंथ का। ठीक है, अब देखते हैं 10 साल के बाद दोनों ही केस में, एक केस हम रेंटल इनकम कंटिन्यू कर रहे थे, दूसरा केस कि म्यूचुअल फंड हमने इन्वेस्ट किया, उसका देखें क्या पोजीशन है। यदि रेंटल इनकम की यदि बात करें तो 10 साल के बाद देखा हमने कैश इनफ्लो रेंटल इनकम केस में 7,20,000 आए। बिकॉज 6,000 पर मंथ की रेंट मिल रही थी, हमने नहीं बेचा, ये कंटिन्यू किया, तो 10 साल में 7,20,000 हमको कैश मिले और वैल्यू ऑफ द हाउस आफ्टर 10 ईयर्स
यदि हम रियल इस्टेट का एप्रिसिएशन 8% माने तो ये होता है 21,58,925 रुपये, और यदि 10% माने तो 25,93,742 रुपये। हालांकि 8-9% से अधिक रियल इस्टेट का एप्रिसिएशन मानना ये थोड़ा अधिक हो जाएगा, इसलिए 8-9-10% के आसपास मिलता है, मैंने वही माना। लेकिन दूसरा ऑप्शंस, यदि उसको हमने ICICI प्रू इक्विटी डेट में हमने इन्वेस्ट किया तो 10 साल के बाद इसमें भी कैश इनफ्लो 7,20,000 हुआ, बिकॉज हमने SWP सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान 6,000 पर मंथ का लगा के रखा है। इतने पैसे आपके खाते में 10 साल में आ गए, और उसके बाद जो फंड बच रहे थे उसका जो फंड वैल्यू होगा 10 साल के बाद ये होगा 30,88,803 रुपये। इस लिहाज से हम देखते हैं कि यदि ऐसा ही केस हो तो बेहतर है कि रेंटल इनकम प्रॉपर्टी को बेच के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया जाए। लेकिन म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के पहले एक सावधानी बरतनी होगी आपको। आप इतना अधिक भी रिस्क ना लें, जैसे स्मॉल कैप में कर दें या वैल्यू फंड में कर दें, इतना भी रिस्क ना लें जो कि हो सकता है जो 10 लाख आपके प्रॉपर्टी से को बेच के जो मिला था वो 5 लाख बन जाए। और ऐसा भी ना हो कि आप लिक्विड फंड में इन्वेस्ट कर दें जिसमें कि 2.5 से 3% का रिटर्न है। कोई रिस्क नहीं है, जीरो रिस्क है, लेकिन 2.5 से 3% के आसपास का रिटर्न है। तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपका रिस्क एपेटाइट क्या है, और रिस्क एपेटाइट के लिहाज से आपको कौन सा फंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप रिस्क एकदम लेना नहीं चाहते हैं, जीरो रिस्क, तो बेहतर है आप हाउस प्रॉपर्टी में रहें ही स्टे करें। और यदि आपको लगता है कि आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं तो हाइब्रिड एग्रेसिव या हाइब्रिड बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करके SWP लगा दें, तो आपका फंड वैल्यू उस हाउस के फंड वैल्यू के से बेहतर मिलेगा। ये वीडियो समाप्त होने के पहले मैं कुछ इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना चाहूँगा। मैं कोई म्यूचुअल फंड सलाहकार नहीं हूँ, न ही मैं कोई वादा करता हूँ कि हमारे द्वारा बताए गए सुझावों को फॉलो करने पर आप रातों रात लाखपति बन जाएंगे या करोड़पति बन जाएंगे, या आपका धन, आपका पैसा 2 सालों में दुगना हो जाएगा। हाँ, इतनी संभावनाएं जरूर हैं कि यदि इन सुझावों को फॉलो करेंगे तो जो भी पैसे आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें अच्छे रिटर्न होने की पूरी संभावना है। थैंक यू।